इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन एवं उसके नियम को बेहद ही आसान और सरल शब्दों में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि सिंपली मैं आप लोगों को इसे समझाने का प्रयास करूं तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बाद वो अपने रास्ते से जो है वो भटक जाती है और उसकी दिशा जो है वो बदल जाती है और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन। तो डिफिनेशन यानी कि परिभाषा आप शायद समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब मैं आप लोगों को इस डायग्राम के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन को समझाने का जो है वो प्रयास करता हूँ। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन को समझाने के लिए हमें दो माध्यम जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एक सतह लिया है ताकि मैं आप लोगों को दो अलग अलग माध्यमों को जो है वो अलग अलग दिखा सकूं। जैसा कि आप यहाँ एक अलग माध्यम देख सकते हैं जो कि वायु है और ये एक अलग माध्यम है जो कि आपका जल है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका अभिलंब है। अब जैसे ही यहाँ से कोई प्रकाश जो है वो इस तरह से पहले माध्यम से आती है और इस प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इस प्रकाश को जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से जो है वो भटक जाती है और थोड़ी क्या होती है बेंड हो जाती है, यानी कि इस तरह से ये मुड़ जाती है। और इस प्रकाश की किरण को हम लोग इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं तो अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ आप शायद समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने रास्ते से जो है वो भटक जाती है, यानी कि इसकी दिशा बदल जाती है। इसे जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन ये इस दिशा में जो है वो चली जाती है और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप लोगों को यहाँ ध्यान में ये रखना है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके बीच जो ये कोण बन रहा है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं और इसे हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं। और फिर इस अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग अपवर्तन कोण यानी इसे आर से इंडिकेट करते हैं। तो इतनी बातें आपको प्रकाश के अपवर्तन में जो है वो ध्यान में रखनी है और शायद आप प्रकाश का अपवर्तन ये क्या होता है तो आप इसे समझ पा होंगे। अब प्रकाश का जो अपवर्तन की घटना होती है इसमें दो अलग अलग जो है वो केस बनते हैं। उस केस को समझने के बाद बड़े ही आसानी से आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी जो है वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अपवर्तन की घटना में दो अलग अलग जो केस बनते हैं इस केस को हम लोग जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस को समझते हैं और फर्स्ट केस को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सघन माध्यम और विरल माध्यम ये क्या होता है इसे थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सघन का माध्यम यानी कि यहाँ जो पदार्थ के कण होते हैं वो काफ़ी सटे सटे होंगे, यानी कि उसमें दूरी जो है वो बहुत ही कम होगी। तो दूरी बहुत कम होगी तो आप स्वाभाविक सी ये भी आप कॉमनली सोच सकते हैं कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होगी वो कम होगी, यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। ऐसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके में दौड़ने के लिए बोलूं तो क्या आप वहाँ तेज़ दौड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं। तो क्यों नहीं दौड़ सकते? क्योंकि वहाँ घनी आबादी है, आप दौड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आप धीरे दौड़ सकते हैं। तो इसलिए सघन माध्यम में पदार्थ के कण जो होते हैं वो काफ़ी सटे सटे होते हैं, तो इसलिए प्रकाश की चाल जो होती है वो यहाँ कम होती है। तो ये कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि प्रकाश की चाल यहाँ कम क्यों होती है, उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर विरल माध्यम, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पदार्थ के कण जो होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे और दूर दूर होने के कारण यहाँ प्रकाश की चाल जो होगी वो काफ़ी तेज होगी और प्रकाश तेज गति से यहाँ जो है वो गमन कर सकती है। यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। यानी कि आप कॉमनली ऐसे सोचें कि यदि आपको मैं खुले मैदान में आप लोगों को दौड़ने के लिए बोलूँ तो आप बेहद ही तेज़ जो है वहाँ दौड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है लोग बहुत कम है तो आप काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। तो यहाँ भी विरल माध्यम आप समझ रहे होंगे कि यहाँ प्रकाश की चाल अधिक क्यों होती है। अब केस फर्स्ट जो बनता है अपवर्तन का उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जब प्रकाश विरल यानी कि जहाँ स्पेस जो है वो काफ़ी होगा, पदार्थ के कण काफ़ी दूर होंगे, वहाँ से यदि सघन माध्यम यानी कि जहाँ पदार्थ
के बीच जो दूरी होगी, कण के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि पदार्थ के कण काफ़ी सटे सटे होंगे। यदि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरे माध्यम में जाने के बाद प्रकाश के किरण जो है वो किधर झुकेगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये एक विरल माध्यम है और ये एक सघन माध्यम है। क्योंकि यहाँ वायु है, यहाँ जल है, जल के कंपैरिजन में ये एक विरल माध्यम हो जाता है और ये एक सघन माध्यम हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही ये आपतित किरण इस तरह से आई तो इस आपतित किरण को यहाँ अपवर्तित होने के बाद यहाँ उसको इस तरह से इधर जाना चाहिए था, लेकिन कुछ इस तरह से ये अभिलंब की तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये अभिलंब है, इधर जो है वो मुड़ी हुई आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ, विरल माध्यम से यदि सघन माध्यम में प्रकाश जब गमन करती है तो ये अभिलंब की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। और यहाँ ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है, ये कोण आई जो है आर से बड़ा होगा, जैसा कि आप यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ आप ये तो देख सकते हैं कि अपवर्तन में कोण आई और कोण आर जो है वो बराबर नहीं होते। तो एक कंडीशन में तो अभी यहाँ आई बड़ा दिख रहा है। अब अगला जो दूसरा केस है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें आखिर जो है वो क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन यानी कि जहाँ पदार्थ के कण काफ़ी सटे सटे होंगे यानी कि जगह कम, प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि इस कंडीशन में यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये आपका कांच है जो कि एक सघन माध्यम है और ये आपका वायु जो कि एक विरल माध्यम है, यानी कि वायु के कंपैरिजन में ये एक सघन माध्यम हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब ये प्रकाश कुछ इस तरह से आती है और इसे जाना तो इधर चाहिए था, ये इधर चाहिए था, लेकिन ये आप देख सकते हैं इधर की ओर जो है वो मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब है और यहाँ से आप काफ़ी इसे दूर जो है वो भागता हुआ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ जो ये कोण आर आप देख रहे हैं ये आपको काफ़ी बड़ा जो है वो दिख रहा होगा कोण आई से। तो इस कंडीशन में कोण आर जो है वो आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जो है वो गमन करती है, प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के कारण ये अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अपवर्तन के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण दो अलग अलग केस बनते हैं। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कब क्या होता है। अब मैं आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं उसे मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे इसको मैं इस तरह से आपको समझाने का प्रयास करूं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका आपतित किरण और ये है आपका अभिलंब और ये है आपका अपवर्तित किरण। तो यहाँ ये पॉइंट पे ये सभी जो है आपस में मिल रहा होता है, यानी कि इसका तल जो होता है वो एक ही होता है। और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु भी कहते हैं। तो यानी कि आपतन बिंदु पर जो है वो सभी प्रकाश की किरणें एक जगह मिल रही होती है और इसे हम लोग एक ही तल में जो है वो मानते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का जो है वो पहला नियम जो है वो यही कहता है कि सभी यानी कि तीनों जो हैं वो एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों इसलिए क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए दो माध्यम तो चाहिए ही चाहिए, बिना दो माध्यम प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग जानते हो कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें 7 अलग अलग वर्ण यानी कि रंग होते हैं और सभी का चाल जो है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए आप लोगों को एक ही रंग के प्रकाश को लेना पड़ेगा। और इस कंडीशन में आपतन कोण की जो जिया होगी, आपतन यहाँ सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग समझिएगा, यहाँ आपतन कोण है, आपतन कोण की जिया यानी कि साइन ये आपका ट्रिगो का आ जाता है क्योंकि यहाँ कौन से संबंधित है तो इसलिए साइन को लिया जा रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं। तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक स्थिरांक यानी कि इसे कभी कभी नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब आप दो माध्यम को लेते हैं और एक ही प्रकाश के रंग को लेते हैं तो इस कंडीशन में आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का जो अनुपात आएगा वो एक बार जो आ गया सो आ गया, वो स्थिर रहेगा यानी कि कांस्टेंट रहेगा, उसमें फिर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसे हम लोग अर्थात साइन आई बटे साइन आर
बराबर u, यानी कि यहाँ u एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट है, इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो शायद आप अब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को भी समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को नोट में एक बातें ध्यान में रखनी है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल एक वैज्ञानिक का नाम है और स्नेल ने ही ये चीज़ें जो है, इसका जो हल जो है वो निकाला, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन में कभी आई बड़ा होता है तो कभी आर बड़ा होता है, कभी आर बड़ा होता है तो कभी आई बड़ा होता है। तो इसको एक इसको इसका हल निकालने के लिए, एक कांस्टेंट बनाने के लिए स्नेल ने काफ़ी जो है वो प्रयास किया है। तो इसे रिस्पेक्ट देने के लिए कभी कभी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन एवं उसके नियम से संबंधित जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे।